हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग जून 2020 का जो पेपर था उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें अब तक आपने 4 पार्ट देख लिए थे। 4 पार्ट में टोटल 90 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था। लास्ट पार्ट में हमने बोला था कि जो पैराग्राफ वाला प्रश्न है और इसी में आपका मैथमेटिकल जो यूनिट नंबर 9 से था वो भी प्रश्न इसमें इंक्लूड है। तो ये दोनों जो प्रश्न हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसको समझने लायक है और काफ़ी लंबा टाइम भी इसमें लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलिएगा। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका यूनिट नंबर 9 से है, प्रैक्टिकल वाले चैप्टर से है। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न आया है इसको भी यहाँ पे कंप्लीट आपको सॉल्व कराया जाएगा किस तरह से इसको देखना है। तो सबसे पहले आपको जो पैराग्राफ होते हैं, चाहे आप फर्स्ट पेपर का यूनिट नंबर 3 जब आप सॉल्व करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो फर्स्ट पेपर में भी हमने पैराग्राफ पढ़ाते समय आपको पूरा डिटेल वहाँ पे समझाया था कि किस तरह से पैराग्राफ सॉल्व किया जाता है और कितने टाइप के प्रश्न पैराग्राफ में बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो पैराग्राफ है इसको कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें आपको जाना पड़ेगा, जो प्रश्न दिया गया उसको आप पढ़िए। एक बार रफली आप प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सागर सतह तापमान में कौन सा तापमान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आदर्श है। यहाँ पे क्या बोला है, सागर सतह के तापमान में कौन सा तापमान क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए आदर्श दशा स्थापित करता है, यानी इसमें टेम्परेचर की बात पूछा है। अगला प्रश्न में क्या पूछा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है, यानी निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था यहाँ पे दिया गया है कि हवा की गति निम्न रहे, महासागर ठंडे और गर्म लहरों का मिलना, या प्रचुर मात्रा की नमी हो, या लवड़ी और मीठे जल का मिलना हो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दिया पैराग्राफ से कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती गतिविधियाँ किससे संबंधित हैं। ठीक, साइक्लोन एक्टिविटी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड है, स्प्रिंग विंटर से, या स्प्रिंग ऑटमन से, या ऑटमन एंड विंटर, या समर एंड ऑटमन। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे सारी जानकारी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगी। वेस्ट इंडीज में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय नाम है। ये देखिए पैराग्राफ में वैसे नहीं दिया गया है क्योंकि हमने एक बार पैराग्राफ रीड किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, देखिए पैराग्राफ चाहे आप फर्स्ट पेपर का सॉल्व करेंगे चाहे ज्योग्राफी का सॉल्व करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। और ये टॉपिक आपको, ऐसी टॉपिक यहाँ पे नहीं दिया जाएगा जो आप न जानते हो, ऐसा टॉपिक ही दिया जाएगा जो आप जानते हैं। फर्स्ट पेपर में जो आता है वहाँ पे ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं जहाँ पे आप ब्रॉड आपको एनालिसिस आता हो या उसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट पेपर का जो पैराग्राफ होता है, जो फ़िलहाल इस समय वाले एग्ज़ाम में दे रहा है जब से एनटीए करा रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न दाब प्रणाली के समीप होते हैं जो सामान्यतः 650 किलोमीटर के व्यास में आती है। यानी ये पूरा पैराग्राफ किस पे बेस्ड है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पे, जो उग्र हवाएं, मूसलाधार वर्षा और त्वरित झंझावत को लेकर आते हैं। एक प्रश्न तो आपका इसी से हो गया जो अभी आगे पैराग्राफ में था। सामान्यतः लगभग 10 किलोमीटर के व्यास के साथ उनमें एक केंद्रित क्षेत्र पाया जाता है, द आई होता है। द आई का तात्पर्य यहाँ पे चक्षु से लिया जाता है। ठीक, आई यानी कि जो चक्रवात का चक्षु है, जहाँ हल्की हवाएं या कमोबेश हल्के बादल का आकाश होता है। चक्रवात के विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं का पूरा होना आवश्यक है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, देखिए चक्रवात के विकास के लिए कौन सी अवस्थाएं, ये भी आपका प्रश्न था। प्रचुर नमी की पूर्ति का होना आवश्यक है। इस कारण से चक्रवात का वितरण उन क्षेत्रों के निकट होता है जहां उच्चतम सागरीय सतह का तापमान पाया जाता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्ध में। ये देखिए प्रश्न यही डायरेक्ट पूछा है उसमें,
उच्चतम सागरी सतह का तापमान पाया जाता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्ध में उष्णकटिबंधीय महासागरों का पश्चिम भाग जहाँ तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यहाँ नमी वर्षा प्रदान करने के लिए आंधी के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा को भी प्रदान करती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे देखिए जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा बल्कि अक्षांश होगा। ठीक, तो भूमध्य रेखा को छोड़कर रेखा के मध्य, भूमध्य रेखा को छोड़कर रेखा के मध्य क्षेत्र की ओर अभिमुख होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट कोरियालिस बल्क प्रचाल का उपागम शून्य होता है। यहाँ पे देखिए ये जो दे रहा है 5 डिग्री, तो आप जानते हैं कि डोल्ड्रम बेल्ट जो है यहाँ पे पाया जाता है 0 से 5 नॉर्थ और 5 साउथ, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का चक्रवात नहीं पाया जाता है। ठीक, ये शांत पेटी पाई जाती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांशों में यानी भूमध्य रेखा को छोड़कर मध्य क्षेत्र की ओर अभिमुख होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट कोरियालिस बल जो होता है उसका प्राचाल या वहाँ पे कोरियालिस बल का मान शून्य होता है। मुख्यतः चक्रवाती विधियाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्ध व शरद ऋतु के दौरान भूमध्य रेखीय द्रोणिका के दक्षिणी विस्थापन के समय होती हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। अब देखिए सभी प्रश्न ऑलमोस्ट, देखिए जब आप प्रश्न पढ़े रहेंगे तो जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा हाँ ये वाला प्रश्न हमने पढ़ा है इसमें। तो कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? उग्र हवाएं, मूसलाधार वर्षा, तड़ित झंझावात, घना कोहरा। चलिए यहाँ पे देखिए और ये लाइन देखिए, दूसरी लाइन पे ध्यान दीजिए। जो उग्र हवाएं, मूसलाधार वर्षा व तड़ित झंझावात लेकर आते हैं, तीनों ऑप्शन में बनाया है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का? तो पहले में देखिए घना कोहरा कह रहा है संबंधित नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपने पूरा पढ़ा पैराग्राफ, कहीं घना कोहरे से उसका कोई ताल्लुकात है तो नहीं है। ठीक, इसलिए यहाँ पे फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित सागर सतह तापमान में कौन सा तापमान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आदर्श है? तो आपने अभी पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए कौन सा उच्चतम तापमान आदर्श माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, ग्रीष्म के उत्तरार्ध में उष्णकटिबंधीय महासागरों का पश्चिम भाग जहाँ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यहाँ नमी वर्षा प्रदान करने के लिए आंधी भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे देखने को मिलती है, जो उसको गुप्त ऊष्मा प्रदान करती है। तो यहाँ पे भी आपका 27 दिया है, तो आप डायरेक्ट मार दीजिए। चलिए नेक्स्ट आइए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था आवश्यक है? ये भी पैराग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए, पैराग्राफ में आपने पढ़ा था प्रचुर नमी की आपूर्ति। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्रचुर नमी की आपूर्ति। चलिए पैराग्राफ देखिए और यहाँ से आप अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। ठीक, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन, चक्रवात के विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं का पूरा होना आवश्यक है। प्रचुर नमी की पूर्ति का होना आवश्यक है। इस कारण से वो चक्रवात का वितरण उन क्षेत्रों के निकट होता है जहाँ पे उच्चतम सागरीय सतह तापमान पाया जाता है, जो आदर्श स्थिति 27 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रचुर नमी की आपूर्ति। इसका लवड़ी जल और मीठे जल का कोई विशेष मतलब नहीं है। ठीक, सी ऑप्शन राइट यानी थर्ड। अगला देखिए, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती गतिविधियाँ किससे संबंधित हैं? बसंत और सर्दी, बसंत व शरद, शरद व सर्दी, ग्रीष्म व शरद। चलिए फिर पैराग्राफ पे आइए। देखिए जो आप एग्ज़ाम ऑनलाइन देंगे तो वहाँ पे हर एक जो प्रश्न रहेगा उसके ऊपर यही पैराग्राफ 5 प्रश्न है तो 5 बार दिया रहेगा, जिससे आपको दोबारा इसी पैराग्राफ पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वाली लाइन कि मुख्य चक्रवाती विधियाँ
उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म के उत्तरार्ध व शरद के दौरान भूमध्य रेखीय द्रोणिका के दक्षिणी विस्थापन के समय होती है, यानी ग्रीष्म और शरद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा जो प्रश्न इसका यानी 94 वाला ग्रीष्म और शरद यानी 4th वाला आंसर। ठीक, अगला देखिए, वेस्ट इंडीज में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या उसका जो क्षेत्रीय नाम क्या है, कहाँ पे ये बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है वेस्ट इंडीज में, यानी कि आपका किस में, अटलांटिक महासागर में। ठीक, तो अटलांटिक महासागर में बिली कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। टाइफून कहाँ, ये आप लोग बताएंगे। साइक्लोन भी आप लोग बताएंगे। हरिकेन ये आपका वेस्ट इंडीज में है। ठीक, तो अलग अलग नाम फिलहाल, जैसे हाल ही में जो चक्रवात आते हैं उनका भी नाम अलग अलग होता है। जैसे 2014 में आपका यहीं अटलांटिक महासागर में ही एक भीषण तूफान आया था जिसका नाम कहा गया हरिकेन गोंजालो। ठीक, तो ये हरिकेन गोंजालो ये यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न था आपसे कि ये हरिकेन गोंजालो क्या चीज़ है। ठीक, तो चूंकि जो नए नए नाम होते हैं उससे प्रश्न इसलिए उठा देता है, और ये फर्स्ट पेपर में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी आपका इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी में भी यूनिट नंबर 4 है, और फर्स्ट पेपर में भी पीपुल एंड इन्वायरमेंट है। ठीक, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। आइए अब हम लोग मैथमेटिकल क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका प्रैक्टिकल वाला है। तो इसमें ये डाटा दिया गया है, इसमें कुछ आंसर प्रश्न दिए गए हैं, उसका आंसर यहीं से ढूंढना है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है प्रश्न, दिए गए आंकड़ा समूह से वर्ग सीमा 301 400 के लिए प्रतिशत में सापेक्ष बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सापेक्षिक बारंबारता की बात किया है, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो आपका ये फ्रीक्वेंसी दिया गया, पहले इसको आपको टोटल ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप काउंट करिए। 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 और 24, 24 और 6 30 10 40 हो गया। 40 ये आपका 80 हो गया। 80 और ये आपका 16 96 हो गया। 96 और 2 कितना हो गया, 98। 98 और 10 कितना हो गया, 108। ठीक, 108 और ये आपका 10 5 15 2 17। ठीक, तो ये कितना हो गया टोटल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टोटल यहाँ तक पहुँचे थे, ये टोटल काउंट कर लिया गया था तो 108 हुआ था, और ये 10 5 15 2 17। ठीक, तो 17 और 8 कितना हो गया, 25। तो टोटल कितना हो गया, 125। ठीक, याद रखिएगा। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी मिली, 125। ठीक, अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया 301 और 400। ठीक, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसकी सापेक्षिक आवृत्ति या सापेक्षिक फ्रीक्वेंसी निकालना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक, और ये भी किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 301 और 400 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी दी गई कितनी है, 24 है। ठीक, टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी, 125 है। तो जाहिर सी बात है जब आप सापेक्षिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, या कोई भी आपको किसी भी पॉइंट के सापेक्ष या किसी भी वस्तु के सापेक्ष अगर आपको परसेंटेज में निकालना है, या परसेंटेज अभी भूल जाइए, केवल उसके सापेक्षिक की बात करें तो जितना टोटल वो वैल्यू हो और जो जिसके सापेक्ष निकालना है उसमें टोटल वैल्यू से आप भाग दे दीजिए तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ठीक, यानी उसके सापेक्षता पता चल जाएगी। तो हम लोग कितने की बात करें, 301 से 400 को कितना आ गया, ये 24 आया है। तो इसके लिए एक सूत्र ये होता है, या आप कह सकते हैं फार्मूला ही है। ठीक, तो जो सापेक्षिक आवृत्ति या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज बराबर हो जाएगा, ठीक, जो इस वर्ग सीमा की फ्रीक्वेंसी है, ठीक, अपान टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, या आप कह सकते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब समेसन या योग। ठीक, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, तो इससे क्या निकल जाएगा, सापेक्षिक फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज की बात किया है तो 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी 300 से 400 के बीच कितनी है, 24। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 125। कितने का गुणा करना है,
100 का। क्लियर हुआ? अब यहाँ से आप काटिए इसको, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, ठीक। और ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, दशमलव लगेगा, 5 अठे 40, ठीक। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4.8 गुणे 4, तो ये आ जाएगा आपका 8 चौक 32, 3, 4 चौक 16, 16 3 19, और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पे भी एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। तो 19.2% आएगा। तो इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है यानी बी वाला, ये आपका सही हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जब भी आपसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आप आंख मूंद के जो फ्रीक्वेंसी दी गई है और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो दी गई फ्रीक्वेंसी में टोटल फ्रीक्वेंसी से भाग दे देंगे, परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 97 नंबर है। इसमें पूछा है कि दिए गए आंकड़ा समूह में वर्ग सीमा 401 से लेके 500 के लिए संचयी बारंबारता। यहाँ पे क्या पूछा है, संचयी बारंबारता। इसके पहले क्या पूछा था, सापेक्षिक बारंबारता, ठीक। सापेक्षिक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा था, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF, ठीक। तो CF कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग। तो जो CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF वो निकाला ऐसे जाता है, जैसे ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया है तो 4 का 4 हो जाता है, ठीक। उसके बाद जो आने वाले नंबर्स हैं इसमें ऐड कर दिया जाता है। 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक। यहाँ पे जो है इसमें ये ऐड किया जाएगा, 16 और 24 कितना हो गया, 16 4 20 20 40 हो गया, ठीक। और ये 40 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा 80। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 80। कहाँ तक निकालना है, 401 से 500 तक ही निकालना है। तो इसलिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता, इसका क्या हो जाएगा, 401 और 500 वर्ग तक का ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 97 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th नंबर, यानी कि 80 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या है कि संपूर्ण आंकड़ा समूह की संचयी बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है। पूरे आंकड़े समूह का संचयी बारंबारता की बात कर रहा है। तो सेम यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे जो आपने ऊपर किया संचयी बारंबारता के लिए, ठीक। तो यहाँ पे CF इक्वल टू क्या हो गया, इसमें वर्ग कोई विशेष क्लास लिमिट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 12 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 और 24 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 और 16 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96 और 12 कितना हो जाएगा, 108, 108 और 10 आपका ये 118, और इसमें आप 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 123, और 2 और जोड़ देंगे तो 125। तो टोटल जो CF हुआ, संचयी बारंबारता हुआ, तो वह कितना हो गया 125। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से चीज़ें यहाँ पे निकल आ रही हैं। इसके पहले आपने देखा संचयी बारंबारता 401 से 500 के बीच, उसके पहले आपने क्या देखा था, सापेक्षिक बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब फिर यहाँ पे टोटल वैल्यू का जो संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा 125, ठीक। चाहे आप जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इसका टोटल समेशन कर लीजिए, सिग्मा F कर लीजिए, या सिग्मा CF, या लास्ट जो फ्रीक्वेंसी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी समेशन करने के बाद पूरा जो आपका आया कितना 125 आया था, तो वही चीज़ इसका आता है लास्ट में, ठीक। तो कितना हो जाएगा टोटल जो फ्रीक्वेंसी इसका 125, ठीक। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न 99, दिए गए आंकड़ा समूह के लिए अंकगणितीय माध्य मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है। अब देखिए इस तरह से जो माध्य मूल्य निकालना होता है ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे टफ पड़ जाएगा, और इसमें थोड़ा समय भी लगेगा आपका, और कैलकुलेशन भी इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा,
यहाँ पे आया जाए, ठीक। तो क्लास लिमिट के बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, माध्य मूल्य निकाला जाता है। माध्य मूल्य यहाँ से निकालना है, तो इसका मध्य मान क्या होगा पहले वो, ठीक। तो x की वैल्यू यहाँ पे x होता है, ये माध्य वैल्यू, मध्य मूल्य x होता है, और यह फ्रीक्वेंसी हो जाता है। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा fx, ठीक। तो यहाँ से x जो निकाला जाता है, ये जो क्लास लिमिट है, ठीक, इसका पूरा योग होता है। क्लास लिमिट कितनी है यहाँ पे दी गई है, क्लास लिमिट देखिए, ध्यान दीजिए, 101 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 होता है। कितना हो गया ये, 301/2 हो गया। ये कितना आएगा, 150.5। तो यहाँ से देखिए जो क्लास लिमिट हो जाएगी फर्स्ट की, ये 150.5 हो जाएगा। दूसरे का इसी तरह 3 2 501 हो जाएगा, तो 501/2 कितना हो जाएगा, 250.5। 301 है, 400, 4 3 7, 100 प्लस करते जाइए, ठीक। 350.5, यहाँ पे 450.5, यहाँ पे 550.5, यहाँ पे 650.5, यहाँ पे 750.5, 850.5, ये 950.5, ठीक। यहाँ पे भी आप निकालेंगे तो 1000 और 901 है, टोटल हो जाएगा 1901। डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक। 2 9 18, 2 5 10, 0 बढ़ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आइए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अब हमारे पास x मिल गया, ठीक, f मिल गया। अब यहाँ से आपको माध्य वैल्यू देखिए, यहाँ से थोड़ा आपको समझा दें कि मध्य मूल्य या समांतर माध्य इसे कहते हैं। तो ये कैसे निकाला जाता है, जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे ही, लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ यहाँ से समझाते हुए चल रहे हैं ताकि आपको दोबारा से यहाँ पे देखना ना पड़े, ठीक। क्योंकि मैथमेटिकल है, थोड़ा इसमें समय लगेगा। यहाँ आ जाइए। तो यहाँ पे जो समांतर माध्य या माध्य मूल्य आपका दिया गया है, माध्य मूल्य बराबर यहाँ हो जाएगा, ये मध्यमान है x, ठीक। माध्य मूल्य बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। सिग्मा एफ कौन सा हो जाएगा, एफ ये फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा एफ का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 125, ठीक। तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, टोटल 125 है, ये आप जान ही रहे हैं। यही आपका निकालना है यहाँ से। तो हम लोगों को क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। तो पहले एफ एक्स निकल जाए, फिर सिग्मा अपने आप निकल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, ठीक। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए 150 में 4 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 602, और ये 250.5 12 गुणा करेंगे 3006, 24 का 350 में करेंगे ये गुणा, तो ये आ जाएगा 8412, ठीक। उसके बाद इसमें इसका गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 18,020। 550 में 16 का करेंगे तो ये आ जाएगा 8808। 650 में 12 का करेंगे, 650.5 में ये आ जाएगा 7806। 750 में 10 का करेंगे तो ये 7505, ठीक। यहीं आपका ये 8505 में 5 का करेंगे, सॉरी 850, ये दशमलव है, ध्यान रखिएगा। 850.5 में 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4252.5। यहीं 950.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1901 आ जाएगा, 1901। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ निकालने के लिए जो इतना दिया गया है ये, ठीक, इसका पूरे का जोड़ कर दीजिए, 602, 3006, 8412 सबको एक में जोड़ दीजिए तो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू ऐड कर दिया है, टोटल हमें ये प्राप्त हुआ है
60,312.5। तो ये सिग्मा एफ एक्स निकला है और सिग्मा एफ कितना है 125। ठीक, अब यहाँ से आप यही मान रख दीजिए, इसका वैल्यू यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिए। कलर यहाँ चेंज कर देते हैं। ठीक, यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स कितना है 60,312.5 डिवाइड बाई कितना सिग्मा एफ कितना है 125 टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भाग देंगे, ये आ जाएगा 482.5। ठीक, तो ऑप्शन में आपका कितना 483 है, तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा ये 483 आ जाएगा। ठीक, तो 99 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर क्या हो जाएगा 483। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। दिए गए आंकड़े समूह के लिए बहुलक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है। ठीक, ये बहुलक भी हम आपको बताएंगे। बहुलक निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तो सिंपल रूप में जब दिया रहेगा तो जो डिजिट जितनी बार आए वही उसका बहुलक होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 7। ठीक, ये दे दिया। इसमें पूछा इनका बहुलक क्या होगा, तो जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई रहती है, जैसे यहाँ पे 7 आई है 2 बार और सब एक एक बार, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन जब वर्गीकृत आंकड़े हों, या आप कह सकते हैं कि इस तरह से आपका जो बारंबारता और फ्रीक्वेंसी में दिया गया आंकड़ा हो, तब आप बहुलक कैसे निकालेंगे। ठीक, तो उसका भी अलग यहाँ पे आपका रूल दिया गया है, तो उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जो बहुलक देता है निकालने के लिए सारणी के रूप में, तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो उसको निकालने के लिए क्या करना होता है, वो भी आसान सा है, उसमें बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं। वो ये है कि उसमें बहुलक बराबर होता है, बहुलक यानी Z इज इक्वल टू होता है L1 प्लस F0 माइनस F1 अपान 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। अब इसमें एक एक जो है उसका मान समझ लीजिए, कौन है, क्या है, कैसे है। ठीक, देखिए कहीं कहीं आपको ये F0 का मान अलग दिया रहेगा तो फार्मूला ये चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे F0 है ये आपका F1 माइनस F0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो F1, यहाँ पे हमने जो F0 माना है, ये क्या है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक, फ्रीक्वेंसी F1 क्या है, ये बहुलक वर्ग से पहले, बहुलक वर्ग से पहले की फ्रीक्वेंसी है, पहले की फ्रीक्वेंसी है। और ये F2 जो है बहुलक वर्ग के बाद की, बहुलक वर्ग के बाद की फ्रीक्वेंसी है। जब हम लोग बहुलक पढ़ेंगे वहाँ पे इसको डिटेल देखेंगे। आई यहाँ पे क्या है, आई ये बहुलक का वर्गांतर है, बहुलक वर्ग का वर्गांतर है। ठीक, तो यहाँ से टोटल आपका ये क्लियर हुआ। L1 नहीं हुआ था, तो L1 जो है यहाँ पे ये लो, जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक, लो फ्रीक्वेंसी जो बहुलक वर्ग है उसकी। ठीक, तो ये पूरा फार्मूला आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं जो आपका डेटा दिया गया इस पर। ठीक, यहाँ से हमको क्या निकालना है, सबसे पहले बहुलक वर्ग चुनना है। तो बहुलक वर्ग जो होता है ये मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पे हमने F0 जो माना है, ठीक, ये बहुलक वर्ग है, तो बहुलक वर्ग यहाँ पे उसकी बारंबारता क्या हो जाएगी F0, और वर्ग अंतराल 401 से लेके 500, और 24 यहाँ पे F1 हो जाएगा, और 16 जो यहाँ पे है ये F2 हो जाए, क्योंकि ये F2 इसके बाद की है, ये इसके पहले की है। ठीक, तो यहाँ तक हुआ।
अब यहाँ से आप फार्मूले पे यही पूरा मान रख दीजिए। जो लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो कितना है, 401 है। ठीक, इसका अंतर 401 और 500 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा इन दोनों का, तो ये आपका आ जाएगा लगभग, ये 500 है आपका, 401 है। ठीक, ये आपका हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा। ठीक, यानी 99, तो ये 99। हालांकि इसको और आसान करने के लिए इसको हम लोग बना देते हैं 400.5, इसको कर लीजिए, इसको 500.5 कर लीजिए, रहेगा वही सेम चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पे दोनों का अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और L1 क्या हो जाएगा, 400.5 हो जाएगा। ठीक, तो ये आसानी होगी, फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप 401 करिए चाहे 400.5 करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना है। तो यहाँ पे आप फार्मूले में यही मान रखिए, Z बराबर हो जाएगा, जो L1 आपने क्या रखा है, चाहे 401 रख लीजिए या 400.5 रख लीजिए। यदि 400.5 रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा 100, और 401 रखेंगे तब I बराबर हो जाएगा 99। ठीक, चलिए 400.5 ही रखते हैं, प्लस F0 का मान क्या है, F0 हमने 40 देखा था, F1 कितना था, 24 था, डिवाइड बाई 2 इंटू F0 क्या है, 40 है, माइनस उसके बाद क्या था, F1 था, यानी 24 माइनस 16। ठीक, यानी F2 इंटू I क्या है, यहाँ पे 100 कर दिया गया है, क्योंकि जब इतना माना तब ये 100 हो जाएगा। जब L1 को हम मान लेंगे 401 तब ये आपका 99 हो जाएगा। यहाँ से 400.5 प्लस, यदि यहाँ से आप करेंगे तो ये घटाने पर क्या हो जाएगा, 40 में से 24 गए, 16 बटे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका 40 दूनी 80 हो जाएगा। ठीक, 80 माइनस, और 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इंटू ये 100 हो जाएगा। ये आपका 400.5 प्लस 16 बटे 80 में से ये 40 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका ये यदि काट दिया जाए, ठीक, ये 4 चौक 16 और ये 10 चौक 40, तो 400.5 प्लस काटने पे 40 आया, तो टोटल आ जाएगा 440.5। ठीक, या आप कह सकते हैं ये आपका 440.5 यानी 441। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका क्या हो गया, 441। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं टोटल बहुलक भी आपको निकाल के बता दिया गया कैसे निकाला जाएगा। और यहाँ पे नेट और PGT TGT जो क्लास चल रही है उसको आप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, अभी फ़िलहाल जो नेट के बैच में चल रहा है वो यूनिट नंबर 9 चल रहा है। ठीक, यानी कि ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।